हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे आवर एम ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिसंबर में पेपर जेई के स्टार्ट हैं। कौन सा जेई? रेलवे जेई। आप सभी लोग जितने भी फार्म भरे हुए हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया जाके, रेलवे जेई हो गया जाके, और एलपी का तो पेपर हो ही चुका है। तो अभी आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी और रेलवे जेई, तो रेलवे जेई का हम लोग यहाँ पर जियोग्राफी पोर्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे जियोग्राफी में जौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर दिया गया है। वो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सभी दिए गए हैं। और फैक्ट ऐसे हैं कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। फालतू के फैक्ट बहुत ही कम हैं, या फिर ना के बराबर हैं। और रेलवे जेई का जैसे उसमें मैथ भी पूछा है उसमें, और रीजनिंग भी हैं, और जीएस जीके भी हैं। तो पूरे नंबर उसमें गेन करने हैं। ठीक, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएस और जीके में जो पुराने प्रीवियस ईयर जेई सन 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर एक ओवरव्यू के रूप में देखना है। आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 15 या 20 मिनट तक हमारे साथ रहिए। ठीक है, आप लोगों को खुद में ही पता चलेगा कि इस वीडियो से आप लोगों ने क्या क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, नोट्स उसके बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए। और अभी ये जियोग्राफी का केवल दिया गया है, और बहुत सारे भी हैं, टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देख रहे हैं जियोग्राफी से संबंधित रेलवे जेई में जितने भी क्वेश्चन सन 2019 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जिसमें क्वेश्चन है कि पहले एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में, क्या ऑप्शन है? ईरान, पाकिस्तान, चीन, भारत। तो कहाँ पर सबसे पहले किया गया था? इस पहले एशियाई खेल का आयोजन भारत में किया गया था। अब उसके नीचे देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर रेलवे में पूछे गए हैं, तो उनके विषय में नीचे देखते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और कब किया गया? 1951। उसके बाद है कि एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर दिया गया था। उसके बाद है भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष से किया गया? तो 1982। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं एशियाई खेलों से संबंधित जो फैक्ट पूछे गए थे। अब जैसे उसमें ऊपर देखिए कि एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई सीबीटी 2 में। तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्हीं टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो संभवतः कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम दिए दे रहे हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर कम से कम हम लोग एक बार वही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होता है। ऑप्शन है आपके आकाशीय तड़ित, उसके बाद वर्षा, बवंडर, ओलावृष्टि। तो स्थैतिक विद्युत किस में शामिल होता है? आकाशीय तड़ित में। नेक्स्ट उसके फैक्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट, दिन के दौरान आकाश का नीला रंग, सूर्यास्त के दौरान आकाश का लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है? ये फैलाव होता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है। उसके बाद सितारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण होता है। अच्छा, अपवर्तन के कारण तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर तारों का टिमटिमाना इसका भी एक कारण है। एक कारण तुम्हारा वो भी हो सकता है कि अगर कोई बाल्टी में पानी है और पानी में कोई पेंसिल है, तो पेंसिल का थोड़ा सा तिरछा दिखाई देना, एक ये भी रीजन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का। पानी के अंदर अगर कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो उसका उभरा हुआ भाग दिखाई देना,
एक वो भी तुम्हारा रीजन होता है किसका, वायुमंडलीय अपवर्तन का। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक परिघटना क्या कहलाती है, जिसमें एक गहरे रंग के कीप के आकार का बादल जमीन पर पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं, बवंडर कहते हैं। अब आप लोगों ने बवंडर देखा होगा कि बवंडर में क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा कीप के आकार का रहता है और नीचे वाला, अच्छा कीप का आकार क्या होता है कि मतलब ऊपर तुम्हारा फैला हुआ रहता है और नीचे तुम्हारा क्या रहता है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है, जो कीप के आकार का रहता है, इसे क्या कहते हैं, बवंडर कहते हैं। इसी टॉपिक का नेक्स्ट फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, ठीक, आपदा का उदाहरण है, कौन कौन सा है, बर्फानी तूफान, बवंडर, तड़ित वृष्टि और क्या है, भूस्खलन। अब स्थलीय प्राकृतिक की बात हो रही तो क्या होगा, भूस्खलन, ये तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक पूर्णिमा और उसकी अगली पूर्णिमा के बीच कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है, ऑप्शन 31 दिन, 28 दिन, 29.5 दिन, 26 दिन। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा जाके सी ऑप्शन। अब इसके विषय में कुछ देखते हैं, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं। अब फैक्ट में क्या है, अब ये आप हैं कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि कुछ फैक्ट हैं, जैसे 4 प्रमुख आकृतियाँ तुम्हारी कैसे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आधार पर है। अब इसमें जैसे सबसे पहले है एक अमावस्या। अमावस्या कब होती हैं कि जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी सब एक ही सीध में रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो ये कब होता है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। अब उसके बाद पहली तिमाही आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है कि इसमें पृथ्वी तुम्हारी क्या रहती है, मध्य में रहती है। पृथ्वी कहाँ पर रहती है, मध्य में रहती है। अच्छा, किसके किसके मध्य है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में तुम्हारे कौन रहता है, पृथ्वी रहती है। सबसे मेन बात है अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में आप अंतर याद रखना, क्योंकि पहले जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मान लो पूछ रहे हैं अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, तो कम से कम आप उसमें कर तो लेंगे जाके। अदर फैक्ट है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, नागार्जुन बांध। अच्छा, कृष्ण भगवान शेषनाग पर होते हैं, बोले तो नाग के ऊपर होते हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं नागार्जुन। उसके बाद है राज बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये तुम्हारा किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन है इसे बेतवा, नर्मदा, चंबल, सतलुज। तो किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब बांध से संबंधित हैं और ये सभी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको गलत मत करिएगा। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, अब किस नदी पर किया गया, ये तुम्हारा है ताप्ती नदी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ये तुम्हारा गुजरात में है। अच्छा, हम ये बात नहीं कहते हैं कि यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल नहीं हैं, पर हम यही कोशिश करते हैं कि बिना कोई बातचीत किए हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए, क्योंकि टाइम भी कम है और चर्चा कम किया जाए फालतू की बातों में, तो केवल पढ़ाई की बातें किया जाए, तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा जाके और आपको चीज़ें फिर याद होंगी जाके। नेक्स्ट देखने जाके उसी बांध से संबंधित है, कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, तो अगर आंध्र प्रदेश में बात करते हैं कौन सा बांध है, श्रीशैलम बांध, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। उसके बाद गुजरात राज्य की बात करते हैं, इसमें क्या है, उकाई बांध है। उकाई बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई बांध स्थित है। उकाई बांध का दूसरा नाम क्या है, बल्लभ सागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और इसकी क्या खासियत है कि सरदार सरोवर के बाद गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय भी है, तो ये तुम्हारा क्या है, अच्छा, सबसे बड़ा दूसरा जलाशय कौन है,
सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर के बाद कौन सा है? उकाई बांध। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल डैम, ये स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। अभी आगे सतलुज नदी के विषय में काफ़ी बताएंगे जाके, तो अभी यहाँ पर केवल हम लोग याद करते हुए चलेंगे जाके। और हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को उसमें बोरिंग लग सकता है, पर कोशिश करिए सब चीज़ें याद करने की, क्योंकि अगर पेपर निकालना है तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? नाथपा झाकरी बांध, ठीक है। ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध है? बगलिहार बांध है। बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर है। उसके बाद है उरीपन बिजली बांध है, किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अब आगे देखेंगे जाके ये नदी कहाँ से निकलती है, आगे हम लोग देख लें, कोई दिक्कत बात नहीं है। झारखंड में कौन सा बांध है? मैथन बांध है, किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। अब बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तुम्हारी हुगली की है। अच्छा, हुगली नदी कैसे बनी है? जो गंगा नदी तुम्हारी निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में कहाँ से? गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यूपी से होते हुए बिहार पश्चिम बंगाल में आती हैं। तो पश्चिम बंगाल में इसकी एक वितरिका होती है, कौन? हुगली नदी, जो, ठीक है, हुगली नदी उसकी वितरिका है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में तुम्हारा क्या है? कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध स्थित है, ठीक है। और कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ संदर्भ 19 या किसी का भी रहा हो, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पंपा है। हम लोग पूरे फैक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं और सब याद कर लेना। उसके बाद क्या है? केरल। केरल में कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध स्थित है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन से बांध तुम्हारा स्थित है? राजघाट बांध है, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अब देखो आरआरबी जेई 19 में पूछा गया था। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तुम्हारा कौन सा बांध स्थित है? बाढ़ सागर। किस नदी पर है? सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी तुम्हारा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित है, ठीक। और किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, इसका दूसरा नाम क्या है? रिहंद बांध है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद नदी पर। और उत्तर प्रदेश में से कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र सबसे नीचे वाला हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद कुछ बांध से संबंधित और भी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इसमें है मलम पूजा बांध, ये कहाँ पर है? पलक्कड़ में स्थित है। उसके बाद है मेट्टूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। लिपाई मुख बांध है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है? आर्क बांध कहाँ पर है? उदाहरण कौन सा है? ये इरुक्की बांध है। उसके बाद देख रहे हैं जाके कि बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर हैं? चीनाब नदी पर हैं। उसके बाद है मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध है, किस नदी पर बने हुए हैं? बराकर नदी पर हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं जाके निम्नलिखित में से कौन सा बांध है कावेरी नदी पर बना हुआ है? तो कौन कौन से बांध हैं? मेट्टूर, कल्लनई, किशनर, राजा सागर बांध। उसके बाद है नेक्स्ट है चेरुथोनी बांध है, इसके विषय में देखते हैं। इसके विषय में तुम्हारा क्या है कि यह केरल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। उसके बाद है केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। अब जैसे कभी पूछ ले इडुक्की जिला कहाँ है, तो केरल में है। और किस नदी पर बनी है? पेरियार नदी। अब क्वेश्चन पूछे पेरियार नदी कहाँ पर है, तो ये तुम्हारे हैं केरल में। उसके बाद है कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है? तो राजघाट, माता टीला, परीक्षा बांध।
अब नेक्स्ट टॉपिक चेंज हो रहा है, जाके जियोग्राफी संबंधित है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? तो अटल नगर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। उसके बाद है कि जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन कुछ होते हैं जो रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे आमेर का किला राजस्थान से संबंधित है, तो अजंता की गुफाएं कौन से स्टेट से संबंधित होंगी? तो किससे होंगी? महाराष्ट्र। अब नीचे कुछ हैं तुम्हारे किला हैं, गुफाएं दी गई हैं और उससे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं। जैसे आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र। ताजमहल उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है तुम्हारा गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट कहाँ पर है? गोवा में है। अब गोवा के नाम से है तो आप गोवा मार सकते हैं। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। हम्पी के स्मारक कर्नाटक। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? अब जैसलमेर पर अगर प्लेस आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? राजस्थान। अब भारत के कुछ प्रमुख किले भी देख लेते हैं। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था सन 2019 में कि कौन सा किला कहाँ पर है, अगर अब की बार पूछा गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, आप केवल प्रमुख किले ही पढ़ ले, अगर टाइम हो तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। जैसे सिटी पैलेस ये कहाँ पर है? जयपुर। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। लाल किला दिल्ली। उसके बाद है ग्वालियर किला मध्य प्रदेश। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां द्वारा। उसके बाद है गोलकोंडा किला आंध्र प्रदेश। जैसलमेर किला राजस्थान, जैसा हम लोग ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद है कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक। अंबर किला राजस्थान। दौलताबाद किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद। जैसे क्वेश्चन पूछे औरंगाबाद कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र। उसके बाद है जूनागढ़ किला राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये तुम्हारे कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती हैं। अब नीचे कुछ नदी हैं और वो नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं उसके विषय में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद है यमुना नदी, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। कावेरी नदी तल कावेरी कर्नाटक से निकलती हैं। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर वाला हिस्सा कहाँ पर? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में सबसे नीचे तुम्हारा कौन सा है? यहाँ पर तुम्हारा केरल है। केरल के ऊपर तुम्हारा कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक के ऊपर कहाँ? महाराष्ट्र है। तो जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट वाले हिस्से में एक तुम्हारा है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। अब कृष्णा नदी पर बांध कौन से स्थित है, सब आप लोग याद कर लेना। उसके बाद है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक महाराष्ट्र। उसके बाद ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल मध्य प्रदेश, जगह है मुल्ताई। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से। अब अमरकंटक पर्वत किसका हिस्सा है? तो आपने विंध्य श्रेणी पढ़ा होगा, विंध्य श्रेणी के नीचे है तुम्हारा सतपुरा श्रेणी और सतपुरा श्रेणी का एक हिस्सा है। उसके बाद है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये तुम्हारा है तिब्बत से। उसके बाद है सतलज नदी, ये भी तिब्बत से है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी तिब्बत से है। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदी निकल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? इसकी नदियाँ तुम्हारी हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अच्छा, शॉर्ट कैसे बना सकते हैं? JCLM
याद कर लेना, ये JCRBS। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऊपर की जो 3 नदी हैं, अच्छा ऊपर जो झेलम नदी है उसको छोड़ देते हैं, झेलम नदी और सतलज नदी इन दोनों छोड़ दें, तो चेनाब, रावी, व्यास ये तुम्हारी निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। झेलम नदी तुम्हारी कहाँ से है, ये तुम्हारे जम्मू कश्मीर हो जाएगा जाके। उसके बाद तुम्हारा है सतलज। सतलज तुम्हें तो अभी मैंने बता दिया है कहाँ से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से। उसके नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी, ये कहाँ, छोटा नागपुर का पठार झारखंड से। फिर महानंदा नदी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। इंद्रावती नदी उड़ीसा कालाहांडी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है इनमें से किस शहर में स्थित है। ठीक है, शहर की बात हो रही है क्या, तो ये तुम्हारा, अच्छा आंसर यहाँ पर दिए हुए चेन्नई, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से चेन्नई मार देंगे जाके, ठीक कर देंगे जाके। उसके बाद क्या है कि इनका फैक्ट क्या है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो मरीना समुद्री तट है। जब भी समुद्री तट की बात होगी तो कौन सी, मरीना समुद्री तट। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था आप लोग देख लीजिए उसके विषय में। उसके बाद है कि मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, ठीक ऊपर देख चुके हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ, चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा को लोग बना सकते हैं, कम से कम इतना पढ़ के चाहिए। और मैं कहता हूँ कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक रुकी हैं, आप लोगों को खुद ही इसमें पता चलेगा जाके कंटेंट कैसा है। उसके बाद है मरीना समुद्र तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है, CPU 2017 में पूछा गया था। उसके बाद है जुहू समुद्र तट महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक क्या उसी का भी हिस्सा चल रहा। डांडी समुद्र तट कहाँ पर है, गुजरात के डांडी गांव में स्थित है। अब तुमको पता है कि गुजरात के डांडी गांव में डांडी समुद्र तट स्थित है, इसे पता होना चाहिए। या फिर गुजरात में कौन कौन से प्लेस स्थित हैं, उस प्लेस से संबंधित भी हम लोग क्वेश्चन रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि GS है बहुत कुछ उसमें पूछा जाता है। उसके बाद है पुरी समुद्री तट कहाँ पर है, उड़ीसा के पुरी में है। अब आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में क्या है, पुरी। पुरी का जैसे मंदिर हो गया जाके, ठीक है, ये हो गया जाके। उसके बाद है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो अच्छा आंसर इसमें दिए हुए कृष्णा नदी पर है, तो नीचे भी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, UPSSC पूछा गया था। अब देखते हैं कि प्रमुख नदियाँ और उनके शहर, मतलब कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पहला है यमुना नदी के किनारे कौन शहर स्थित है, आगरा। आगरा जैसे आगरा का पेठा उसके लिए भी फेमस है। उसके बाद है गंगा। गंगा के किनारे कौन सा प्लेस स्थित है, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है, एक यमुना है। और इसमें जैसे यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं, टोंस, तुम्हारा चंबल हो गया, बेतवा हो गया जाके, तो बहुत सारी नदियाँ हैं। ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे जाके। चंबल नदी है, तो चंबल नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, कोटा राजस्थान है, ग्वालियर, ठीक। उसके बाद है तापी। तापी नदी किनारे क्या है, सूरत। क्षिप्रा नदी के उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर, वडोदरा, भरूच। झेलम नदी ये श्रीनगर इसके किनारे स्थित है, कृष्णा, विजयवाड़ा, सांगली। कृष्णा नदी किनारे क्या स्थित है, विजयवाड़ा और सांगली। महानदी किनारे स्थित कौन शहर स्थित है, कटक। उसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो कौन है, लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी के लिए भी फेमस है। उसके बाद है भारतीय शहर जम्मू किस नदी किनारे स्थित है, तवी नदी किनारे स्थित है।
आगरा शहर यमुना नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। आसान से इसमें दिए हुए रांची, तो ऑप्शन देख लीजिए, उसमें रांची डी नंबर पे दिए हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, रांची। अब पहाड़ी वगैरह सब भी याद करना पड़ेगा जाके, कौन कौन सा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहला है कि नेतरहाट पर्वत कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। इसे छोटा नागपुर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। एक फैक्ट ये हो गया। उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी, ये तुम्हारा कहाँ पर स्थित है, ये भी तुम्हारा झारखंड में स्थित है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, श्री सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है राजमहल की पहाड़ी, इसको कभी कभी कहते हैं राजमहल की हिल्स, राजमहल हिल्स भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट है टैगोर पहाड़ी, ये कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी का रेंज है, मतलब सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसी का एक, कई सारे उसमें रेंज बने हुए हैं, तो उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, उसी रेंज के अंतर्गत आता है। उसके बाद है लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी क्या है कि मिजोरम त्रिपुरा की एक पर्वत श्रृंखला है। इसका उच्चतम बिंदु क्या है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जब बात आएगी जाके, तो लुसाई पहाड़ी है, और कहाँ, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसका मतलब क्या है, मिजोरम त्रिपुरा में एक ब्लू माउंटेन नाम से एक तुम्हारी पहाड़ी है, ठीक है, और उसका उच्चतम बिंदु है किसका, लुसाई पहाड़ियों की। अब जैसे बात करते हैं नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत क्या है कि ये जैसे अगर इंडिया का मैप अगर इसमें बना हुआ है, तो इसमें तुम्हारे नीचे क्या है, केरल है, इधर क्या है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा जाके, यहाँ पर तुम्हारा नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, जो भैंसों का भी पालन करती है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के सांगिक क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उठती है, इसको कहते हैं सरामती पर्वत, ठीक। उसके बाद है आम तौर पर कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब तुम्हारी क्या है, खड़ी ऊंचाई वाली तुम्हारे कई सारे पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी की हाइट कितनी होनी चाहिए कि उनको पर्वत का नाम दिया जा सके, तो कितना होता है, 600 मीटर। उसके बाद है डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो डल झील कहाँ पर तुम्हारा, जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं कुछ झील से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से हैं। इसमें है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। और कहाँ की नदियों के बीच स्थित है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे हैं एनटीपीसी में भी पूछा गया है, तो आप लोग किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है पुलिकर झील, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमाई तट पर, मतलब सीमा के तट पर ये स्थित है। उसके बाद क्या है कि कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सर्वाधिक बृहद झील कौन सी है, पुलिकर झील है। ये क्वेश्चन जैसे पूछे गए बिल्कुल वैसे ही उसमें लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का इसमें तरीका क्या है। पुलिकर झील आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर एक खारे पानी की लेगून झील है। तो एक पुलिकर झील कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है पुलिकर झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेम्बानाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये तुम्हारा कहाँ है, ये केरल में स्थित है। तो इंडिया में ही रहना है इसको, ठीक है, इंडिया में इसको रखना है, इंडिया के बाहर मत कर देना। केरल में नौकायन प्रतियोगिता बेम्बानाड झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है। नेक्स्ट केरल की लैगून
झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। फिर है झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है झेलम नदी? वेरीनाग झील से निकलकर। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से। और कहाँ से होकर गुजरती है? वुलर झील से। और कहाँ पर से? श्रीनगर में। श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। कंटेंट बहुत सारा इसमें है, आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे से ध्यान देकर आप इसको पढ़िएगा। वीडियो पॉज करिए, नोट्स बनाइए, जैसे मन हो वैसे करिए, कुल मिला के इसको याद करिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। जैसे अगर ऑप्शन आ गया जाके कि निम्न के में से कौन सा गोखुर झील का उदाहरण है, तो आप उसमें क्या करेंगे जाके वुलर झील ऑप्शन करेंगे जाके सही। उसके बाद है वुलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव होता है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय होती हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है, ये सब फैक्ट है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लें क्रेटर झील किसे कहते हैं। फिर आगे पूर्वोत्तर राज्य में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। बिल्कुल याद कर लेना, मणिपुर राज्य में कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील है। लोकटक झील की क्या खासियत है कि मणिपुर राज्य में केबू लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि केबू लामजाओ एक नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये कैसा है? ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसमें फुमडीज टहलती हैं या फिर तैरती हैं। उसके बाद है कि भीमताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद है पुलका झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। और लोकटक झील पर क्या है? अब ध्यान से सुनिए, मणिपुर में लोकटक झील है और लोकटक झील में केबू लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। और उसमें क्या तैरते हैं कि ये फुमडीज एक प्रकार की वनस्पति होती है जो उसमें तैरती हैं। आगे रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा, इसको किसके रूप में जाना जाता है? इसको कंकाल झील के भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? आप लोग इसके स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। सन 2023 में RAS में क्वेश्चन पूछा गया है। सब एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। ऊपर देख चुके हैं इसके विषय में पूरा। अब टॉपिक चेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जितने भी जियोग्राफी में पूछे गए हैं। अभी ये केवल जियोग्राफी का ही टॉपिक चल रहा, अभी बहुत सारे हैं, हिस्ट्री हैं, पॉलिटी हैं, इन्वायरमेंट हैं। इनमें से किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया? तो ये तुम्हारा क्या है? मधुबनी। काफ़ी फेमस है, वहाँ पर चित्रकला भी है और वहाँ पर का एक क्या विद्यालय का नाम भी है। और हम यही बात कहते हैं कि आप सभी लोगों को पढ़ना बहुत कुछ है, तो कम से कम पहले वो चीज़ पढ़िए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित पढ़िए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर भी पढ़िए, कोई दिक्कत बात नहीं। जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे आपके नौकरी की सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा ही रहेगी जाके। उसके बाद है भारत का कौन सा शहर में कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर भारतीय है? तो वो तुम्हारा कौन सा है? लखनऊ है। देखो अब कहाँ पूछा गया, सन 2020 सीजन में भी पूछा गया था। उसके बाद ये कब पूछा गया है? सन 2019 में तुम्हारा उसमें RRBJ भी पूछा गया था, सन 2020 में सीजन में भी पूछा गया है। अब नीचे कुछ तुम्हारे चित्रकला और राज्य दिए गए हैं, किसमें क्या है। सबसे पहले जैसे पट्ट चित्रकला कहाँ? उड़ीसा। रंगवाली चित्रकला कहाँ? कर्नाटक। चिकनकारी लखनऊ। कमलकारी
आंध्र प्रदेश, अरौफ हिमाचल प्रदेश, कालीघाट कोलकाता। अब याद रखना, कोलकाता में काली माता की ज़्यादा पूजा होती है, किसी से भी याद रखना, कुल मिला के इसको याद रखना। मधुबनी बिहार का एक प्लेस है मधुबनी के नाम से, उसी के नाम से मधुबनी चित्रकला। पिथौरा गुजरात, फड़ राजस्थान, मंडाना राजस्थान, कोल्लम ये तुम्हारा कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद तंजौर तमिलनाडु, फुलकारी पंजाब, चेरियल तेलंगाना, गोंड चित्रकला एवं बाघ चित्रकला कहाँ, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, वर्ली महाराष्ट्र। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है पर मजबूरी है, आप लोग भी ये सब याद करिए, और बिना याद करे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक एक नंबर से बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो सब बाद में आता है समझ में। उसके बाद है कला रूप पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है, ये तुम्हारा है उड़ीसा, सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है एक फैक्ट है, क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, ये क्वेश्चन किस प्रकार है, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था छत्तीसगढ़ में। आप इसको केवल दोनों फैक्ट इसमें सही हैं, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए, दोनों उत्तर सही हैं। पट्टचित्र चित्रकारी के विषय जगन्नाथ और वैष्णव पंथों से प्रेरित हैं, ठीक है, पढ़ लेना। मंजूषा चित्रकारी जूट और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है। तीसरा कथन है पिथौरा चित्रकारी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती हैं, इसको भी पढ़ लेना, सही है, और तीनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है फूलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, पंजाब, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ अनुसंधान संस्थान है और किस शहर में स्थित है, आप इसे इनके विषय में पढ़ना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ऑप्शन है कटक, कानपुर, रांची, राजमुंदरी। अच्छा, जैसे हम इसमें आंसर बताते जा रहे हैं, आप वीडियो रोकें, उसमें आप सोचें कि आपको आ रहा नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़िए। तो इसमें ऑप्शन सही है कटक, कटक उड़ीसा। अब कुछ संस्थान है, अच्छा बहुत सारे संस्थान के नाम दिए गए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ने की कोशिश करिए, याद भी करिए, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मिस हुई है जाके मिस। उसके बाद है एनटीपीसी सन 2016 में पूछा गया था। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ, नई दिल्ली। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। आलू संस्थान शिमला, शिमला को आलू दे दो, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो शिमला को आलू पसंद है, कैसे भी करके याद कर लो। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय ईंधन, ठीक है, ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ठीक है, जिसके पास ईंधन है उसी के पास धन है। उसके बाद है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केरल, तुमको पता है केरल स्टेट नारियल के लिए फेमस है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, सूरत अहमदाबाद गुजरात है, ये सब कपड़े के लिए बहुत फेमस है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, करनाल हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। धनबाद में इसके पहले ऊपर पर ईंधन, ठीक, ईंधन के लिए क्या है धनबाद। केंद्रीय खनन के लिए क्या है धनबाद। उसके आगे देखते हैं केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर। और नमक की बात है तो गुजरात तो उसमें है ही, नमक तोड़ो आंदोलन, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला
बेंगलोर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये नीरी है, इसको नीरी कहते हैं। ये कहाँ है? नागपुर। नीरी से नागपुर याद रखना, नागपुर नीरी। नेशनल पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। विष और औषधि और वनस्पति लखनऊ, तीनों दे देना। फिर है सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा? कि प्रमुख संस्थान और उसके मुख्यालय। और क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले बार, तो आप इसको तैयार करके जाइए। और उसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ऊपर पढ़ चुके हैं, एक ये दो 3 4 5 क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है इस बार भी तो एक टॉपिक रहता है, तो टॉपिक तो कन्फर्म ही है। उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये तो नहीं कन्फर्म कर सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ के जाएँ। अब 5 क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन अगर आपके पास फंस जाए और 1 नंबर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून पढ़ चुके हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ? जामनगर। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख तुम्हारे क्या हैं? उद्यान हैं, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तुम्हारा कौन सा है? तो ये तुम्हारा हो गया जाके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में पता होना चाहिए, अच्छा खासा पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पिछली बार पूछा गया था, तो कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब पूछ लिया जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936। अब ये किसके नाम पर पड़ा है? इसके संस्थापक सर मैल्कम हैली के नाम पर है। इसका नाम हैली नेशनल पार्क भी रखा गया था। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ठीक है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अब कुछ प्रमुख हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके विषय में देखते हैं। तो ये तुम्हारा है कि गिर कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान या नहीं, और क्योंकि वहाँ पर दो स्थित हैं, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और बेतरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मेघालय में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। केबुल लामजाओ, एक केबुल गलत हो गया जाके, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? मणिपुर में है। उसके बाद है सिमलीपाल, उड़ीसा में है। रणथंभौर राजस्थान में रा और रणथंभौर है, रण में रा और राजस्थान का रा। आप रिलेट करके याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, कुल मिला के उसको याद करिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश में है। आप याद भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भगवान शंकर बहुत क्लोज थे, तो वो शिवपुरी उनके नाम से याद कर सकते हैं। कान्हा भी याद कर सकते हैं, दोनों लोग भगवान के नाम पे हैं। उसके बाद है कि वेलवदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो होगा जाके ये गुजरात में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, पेरियार नदी भी है केरल में, तो आप अगर नदी याद रखेंगे तो नदी के आधार पर भी केरल लगा देंगे जाके, मान लो राष्ट्रीय उद्यान नहीं याद है फिर भी। उसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर इसमें दिया गया नहीं है, क्योंकि
हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं, हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कब पूछा गया था, DRDO सेप्टेम्बर बी में पूछा गया था। उसके बाद है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऊपर पढ़ चुके हैं, गुजरात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखना जाके कि भारत और चीन के बीच कौन कौन सी तुम्हें रेखाएं, अच्छा भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ये सब इसमें दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ मैकमोहन, मैकमोहन नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और डूरन रेखा। तो इसमें क्या है, भारत और चीन के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा। ये तुम्हारा हो गया जाके। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सीमाएं हैं, किसके किसके बीच कौन कौन सी सीमाएं हैं और उन सीमाओं को क्या नाम रखा गया, इनके विषय में देखते हैं। तो इसमें है कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में, याद कर लेना। उसके बाद है जिसको कहते हैं LOC, ठीक है, लाइन एक्चुअल, अच्छा LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यह है नियंत्रण रेखा, ये किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और इसके विषय में क्या खासियत है कि 1972 में शिमला समझौते के बाद LOC नाम दिया गया था, एक ये बात है। उसके बाद है LAC, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये भारत और चीन के बीच की रेखा, वो मतलब कि युद्ध विराम रेखा थी। युद्ध के बाद LAC में बन गई, यह भारत और चीन को अलग करती है। उसके बाद है डूरन रेखा, ये किसके किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। उसके बाद है रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा, LOC, LAC, डूरंड, रेड क्लिफ। आप सीधा इनके लिख के शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। उसके बाद है कुछ ग्रह के विषय में क्वेश्चन दिए गए हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया जाके शुक्र ग्रह को, ठीक है, शाम का तारा सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र तारा है जहाँ सीरियस सौर मंडल का निकटतम तारा है, सबसे निकटतम सौर मंडल का तारा कौन सा है, सीरियस है। जबकि शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। रात के, अब पृथ्वी का निकटतम ग्रह सूर्य है, सॉरी शुक्र है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देता है, कभी कभी यह सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे शाम का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। हालांकि ये तारा नहीं है, शुक्र ग्रह है, एक ग्रह है, तारा नहीं है। क्वेश्चन अब दो तरीके से इसमें पूछते हैं, कहते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं, या फिर पूछ लें स्थलीय ग्रह कौन से हैं, जोवियन ग्रह कौन से हैं। तो हमें बिल्कुल याद, ये सब याद करना पड़ेगा। आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद कर लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, इनका सूर्य से इनका सीरियल भी यही है, बिल्कुल सीरियल से लगे हुए हैं। पहले बुध हैं, फिर शुक्र हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे सीरियल से याद कर लेना, तो वो भी तुम्हारा याद रहेगा। अब कुछ ग्रह हैं, उनके विषय में डिटेल से दिया गया है, जैसे बृहस्पति ग्रह है। अच्छा, इतना भी डीप हमने नहीं दिया है, ठीक है, जितना पेपर में पूछा जाए उतना ही दिया गया है। अच्छी बात है कि अगर इस PDF से या फिर इस वीडियो से आप लोगों के क्वेश्चन फंस जाएं, क्योंकि एक यही सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना रहता है। फिर देखते हैं इसमें बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति नारंगी के रंग के साथ यह सफ़ेद पट्टियों वाला ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, खासियत है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति।
इसे शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम है। बृहस्पति का वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, याद रखना। फिर मंगल ग्रह के विषय में देखते हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और किसके कारण लाल होता है? लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, जितने बार मन हो उतने बार देखें। मंगल के फोबोस और डीमोस नाम के 2 उपग्रह मंगल के पास हैं। उसके बाद देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वा है। अब जैसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का जुड़वा कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी बात है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, एक ये भी खास बात है। कभी कभी आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी की बहन या फिर भगनी ग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। उसके बाद है यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। अब सूर्य से ग्रह है, दूसरा है, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा है? पहले हमने बुध बताया, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये तुम्हारा है शुक्र है। उसके बाद है यह भी यूरेनस की तरह है, दक्षिणावर्त घूमता है। आप जैसे क्वेश्चन पूछे कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं कि जो है दक्षिणावर्त घूमता है, तो एक तो यूरेनस हो गया जाके, एक तुम्हारा कौन सा हो गया जाके, एक तुम्हारा शुक्र हो गया जाके। उसके बाद तुम्हारा दिया है कि बुध ग्रह है। बुध ग्रह तुम्हारा क्या है? यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीरियल जरूर याद करना कि सूर्य से उसके दूरी पर कौन कौन से ग्रह हैं। यह एक अत्यंत गर्म ग्रह है, इस पर पानी नहीं है। उसके बाद क्या है? हानिकारक विकिरणों से बचाने के लिए बुध ग्रह के पास ओजोन जैसा कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं है। इसमें कोई उपग्रह या वलय नहीं है, एक ये खासियत है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन पूछेंगे कुछ ग्रह संबंधित है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह है। क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया उसमें, जैसे कि ऊपर एक देखो इसमें सबसे एक ऊपर वहाँ पूछा गया था, और ये भी है कि सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। फिर नेक्स्ट हम कि नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ये नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? फिर आगे हैं, अच्छा नीले पर्वत के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनके विषय में और क्या फैक्ट हैं कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पाडिन पहाड़ियों के समशीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। किसको शोला कहा जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई और पाडिन पहाड़ियों के समशीतोष्ण वनों को। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सन 2022 में, मतलब ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की पहाड़ों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तुम्हारी कौन सी है? देखो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट सन 2021 में जो हुआ था, देखो एनटीपीसी में भी वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो तुम्हारे रेलवे जे में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो किसी तरीके से आप मना कर ही नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहे जैसे फिर पढ़ें जाके। पर मेरा एक यही राय है, एक अच्छी राय है कि कम से कम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, आप उनको दोहराएं। ठीक है, कि अगर कम से कम वो रिपीट होते हैं तो आप उनको कैच कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें, प्लस पॉइंट आपके पास हो सकें। ठीक है, तो अब देखो जैसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे जेई का, तो इसमें क्या है तुम्हारा कि ब्लू माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है? ये हो गया जाके नीलगिरी पहाड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी किसका है? गुजरात का है।
ढोकला ये भी गुजरात का है। तो यहाँ पर कुछ नीचे दिए गए हैं। अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब रेलवे जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कि वो तो दो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जाके, बट आगे क्या है कि जो और भी स्टेट हैं, उन स्टेट में स्पेशल क्या क्या हैं, हम लोग उनके विषय में पढ़ लेंगे जाके, और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो प्लस पॉइंट हम लोगों के पास हैं। उसके बाद हम कि स्थान और भोजन के प्रकार में क्या है कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है तुम्हारा इडली है, वड़ा है, डोसा, इडली वड़ा डोसा, और क्या है जिन्हें सांभर और कई प्रकार की जो है चटनी के साथ परोसा जाता है। फिर आगे है असम, असम में क्या खाया जाता है, लोग बांस चावल, बांस की क्या खाते हैं गोली, चावल, और एक क्या है एक पाइके पीला, ठीक है, ये कोई अचार का नाम वहाँ पर है, ठीक है, एक प्रकार का अचार है जो वहाँ पर खाना पसंद करते हैं। उसके बाद है अपोंग, अपोंग क्या है बाजरा या चावल की बियर से बनता है, तो असम के वो फेमस हैं। गोवा, गोवा में क्या है नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिक उपज होती है, वहाँ पर है इसके लिए फेमस है। फिर नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है, एक ये बात है। तो नारियल के तेल और समुद्री मछली के जो है तेल में वहाँ पर क्या बनता है कि क्या बनता है नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली, ठीक है, समुद्री मछली उसे नारियल के तेल में पकाते हैं, तो जो जो वहाँ पर के लिए बहुत फेमस है। आगे है केरल, केरल के लिए क्या है कि इन्हें आमतौर पर दो चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, एक होता है टैपियोका, एक होता है नारियल, बिल्कुल ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या है जम्मू कश्मीर 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 की जलवायु ठंडी है, सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है, क्या सरसों के तेल में पकाई गई मछली। उसके बाद क्या है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व तुम्हारा कौन सा। अब देखो एनटीपीसी से 2016 में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन तो वहाँ से तुम्हारा फंस जाएगा जाके कि तुम्हारा क्या है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा तुम्हारा तत्व कौन सा है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। तो दूसरा तुम्हारा कौन सा तत्व हो जाएगा जाके सिलिकॉन। फिर जैसे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं कि पृथ्वी की भूप्रकृति पर दूसरा परिचित तत्व तुम्हारा सिलिकॉन, भूप्रकृति में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सबसे ज़्यादा है, पहला है ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, ये तीन बिल्कुल याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके बाद अंतरिक्ष में पाए जाने वाले नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले, पाए जाने वाले नहीं, सॉरी गलत हो गया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ये तुम्हारे पहले भारतीय कौन है, तो राकेश, हाँ ऑप्शन है ये तुम्हारा हो गया जाके राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा, सुनीता विलियमसन। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, यही सही है। अच्छा इनके फैक्ट भी देखते हैं कौन कैसे क्या है, सब एक ही जगह पर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे भी कोई याद कर लेना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन सा है, यूरी गागरिन। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग कौन सा है, लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी है, जो वहाँ तेरेस्कोवा है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन सा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है चंद्रमा पर आदमी भेजने जाने वाला पहला देश कौन सा है, अमेरिका, मतलब किसने सबसे पहले आदमी भेजा था, अमेरिका ने। उसके बाद है कि मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा है, अमेरिका। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया और 3 क्वेश्चन नीचे हैं, तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे चंद्र 19 में। फिर है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले भारतीय कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली या फिर वाला पहले एशियाई कौन था या कौन थी, मिहिर सेन, मेल या फीमेल दोनों बातचीत हो रही है, इसमें से सबसे पहला कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रिन ने चंद्रमा पर कब कदम रखा, तो 20 जुलाई
1969 को रखा। 1969 याद रखना। कई चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, जैसे बैंकों का एक जहाँ तक राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, उसके लिए भी है। तो कई चीज़ों के लिए 1969 बिल्कुल याद रखना। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया जगह? जयपुर। अब भारत के कुछ प्रमुख शहर, उनके उपनाम उपनाम चलो इसको भी याद कर लें। अब से क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है आगे और कुछ भी पूछ सकते हैं उसी से रिलेटेड, तो हम लोग को ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे इसमें क्या है कि इलाहाबाद को क्या कहते हैं? एबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के लिए इलाहाबाद फेमस है, आप लोगों को पता है। उसके बाद है कुछ प्लेस हैं, सब देखते हैं यहाँ पर हैं। तो इसमें है अहमदाबाद को क्या कहते हैं? अहमदाबाद को क्या कहते हैं? बोस्टन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, बोस्टन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, आपको सब याद करना पड़ेगा। लखनऊ कहते हैं नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब। अमृतसर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का अमृतसर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी शहर। जमशेदपुर क्या कहते हैं? पीट्सबर्ग ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी जमशेदपुर को जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ये तुम्हारा बेंगलोर है, बेंगलोर ऐसा प्लेस है जिसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हैदराबाद क्या है? मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, और ट्विन सिटी, जुड़वा सिटी से भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? कोलकाता, इसे कहते हैं सिटी ऑफ बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं मदुरई, सिटी ऑफ फेस्टिवल। कोची, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, बिल्कुल ये सब याद कर लेना। सूरत, भारत का हीरा शहर, ठीक है। भोपाल, झीलों का शहर। नागपुर, भारत का संतरा शहर, संतरा उधर के फेमस है नागपुर के। सुरमा नगरी, बरेली। कोयला नगरी, धनबाद। धनबाद में अभी हम लोग ऊपर दो चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं अनुसंधान संस्थान में, एक तुम्हारा था खनन का था, एक तुम्हारा ईंधन का था, और अब यहाँ पर क्या है? एक कोयला नगरी कौन है? धनबाद है। 5 नदियों की भूमि कौन है? पंजाब है। उसके बाद देखते हैं 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरई, पीछे देख चुके हैं। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ देख चुके हैं। जो इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर देख चुके हैं। मसालों का बगीचा केरल। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर। अच्छा, केरल के विषय में भी क्या उसमें क्या देख चुके हैं? जैसे इडुक्की, पेरियार नदी, सब वहीं पर का केरल का है। उसके बाद है बगीचों का शहर कपूरथला। मंदिरों घाटों का नगर वाराणसी। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन है? मेघालय। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छा उसी ऊपर और टॉपिक से है क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो 2 क्वेश्चन के लिए भी आपको सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर है पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इनमें से कौन से? तो सूर्य है, सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है। उसके बाद क्या है? सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये तुम्हारा सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन देख लेना, वही ऑप्शन सही है, सूर्य से ही प्राप्त होएगा। अब देखो यहाँ पर से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि पेपर कोई सा भी हो, किसी का भी एग्जाम हो, और मतलब क्वेश्चन पूछा ही वैसे जाता है। अब इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गैर पारंपरिक स्रोत और पारंपरिक ऊर्जा, या फिर इसको कहते हैं एक इसका दूसरा नाम क्या है कि नवीकरणीय स्रोत है, और पारंपरिक ऊर्जा को क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय स्रोत है।
इन दोनों के बीच में अंतर तुम्हारा क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय स्रोत और गैर नवीकरणीय स्रोत, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, या फिर इसका कभी नाम देते हैं नवीकरणीय स्रोत का क्या देते हैं, गैर पारंपरिक, और एक कौन सा होता है, पारंपरिक स्रोत। तो इन दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल याद रखना। नवीकरणीय वाले में तुम्हारे उसमें क्या होता है कि यह बिना किसी कमी के बार बार उपयोग से होता है, ठीक है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होएगी, हम लोग चाहे जितना यूज करें। उसके बाद है जिन्हें थोड़े समय के अंतराल में प्राकृतिक रूप से फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से फिर से ये उत्पन्न होते हैं और इनको बार बार हम लोग यूज करते हैं, वे तुम्हारे कैसे होते हैं, नवीकरणीय, बार बार वो नए होते हैं। और कैसे होते हैं, गैर पारंपरिक हैं। उदाहरण है सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये तुम्हारी सब ऐसी ऊर्जा हैं जो कभी जो खत्म नहीं होती हैं और आसानी से फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन भी वैसे ही आते हैं कि इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे कि बता देंगे एक विषम पहचानिए, या फिर कौन सा एक गैर पारंपरिक स्रोत है, या फिर कौन सा एक पारंपरिक स्रोत है। आगे देखते हैं पारंपरिक स्रोत या ऊर्जा के रूप में और तुम्हारा क्या है कि इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में या स्रोत के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अपरिवर्तनीय और समाप्त हो रहे हैं प्राकृतिक भंडार होते हैं, ठीक है, ये समाप्त हो रहे भंडार होते हैं। इन स्रोतों का एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के जैसे कोयला, कोयला एक बार यूज कर लेते हैं दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कोयला एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो मृत पौधे के अपघटन से बनती है। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम जिन्हें अक्सर कच्चा तेल कहा जाता है, एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ईंधन है, इसको अपन यूज कर लेंगे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस तुम्हारा क्या है कि प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सौर ऊर्जा पर 100% चलाने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश दीव है, जो दमन दीव होता है वो दीव है। उसके बाद क्या है कि पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, RRB जेईई सन 2019 में ही पूछा गया था। देखो दो दो क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको बार बार पूछा गया है। अब आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिएगा, अगर जो कोई यहाँ तक देखेगा उसको बता दीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी। ये तुम्हारा है अमृतसर। अच्छा, इसमें आंसर लिखा हुआ है तो इसमें लिख देना ऑप्शन बी अमृतसर। हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जियोग्राफी में आ गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि गुरु रामदास जी अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये तुम्हारा कहाँ पर है, ये अमृतसर में है। उसके बाद इनके विषय में देखते हैं कितने तुम्हारे सिख धर्म में 10 इम्पॉर्टेंट लोग थे। उसमें सबसे पहले जैसे नाम है गुरु नानक देव, इनके विषय में पढ़ना है, गुरु नानक देव। उसके बाद है तुम्हारे गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर राय, एक ये थे पर्सन। तो 10 लोग हैं, 10 लोगों के विषय में हमने इसमें कंटेंट दिया है, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह हो चुके हैं, फिर गुरु हर राय, फिर गुरु हरकृष्ण, गुरु तेज बहादुर। इसको पढ़ लेना कि इन्होंने हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने से बचाने के लिए हिंदू धर्म का बचाव किया था। फिर 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह, ये कौन है, तो 1708 में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब सिख ग्रंथ है के रूप में इनको घोषित किया गया था, ठीक है, को भविष्य के गुरु के रूप में इनको घोषित किया गया था, सिख ग्रंथ था। उसके बाद है इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है, तो वो तुम्हारा हिल स्टेशन कौन सा बड़ा फेमस है, माउंट
आबू हैं, कसौली, पंचगनी और नैनीताल नहीं है। तो कौन सा है? माउंट आबू है। माउंट आबू अच्छा कहाँ पर ये तुम्हारा है? तो ये राजस्थान में है। अच्छा राजस्थान में तो है, ये फैला कहाँ कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, उसके बाद राजस्थान भी फैला हुआ है, और उसके बाद तुम्हारा कहाँ? दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुम्हारी माउंट आबू है। ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन कि लेह भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? तो लेह है। उसके बाद है मुन्नार के विषय में देखें। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और कहाँ पर स्थित है? केरल के इडुक्की जिला। उसके बाद क्या है कि मुन्नार के विषय में, मुन्नार नील कुरिंजी के लिए प्रसिद्ध है। यह एक दुर्लभ पौधा है जो 12 साल में केवल एक बार फूलता है। ये भी वैसा फैक्ट की बात है। उसके बाद कुर्ग के विषय में देखते हैं। इसे मध्यकेरी हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। भारत का स्कॉटलैंड भी इसे कहा जाता है। अच्छा अगर भारत का अगर मैप अगर बनाते हैं तो उसमें अगर जब देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पश्चिमी घाट है, ये तुम्हारा कौन सा है? पूर्वी घाट है। जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और अच्छा ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जितनी हवाएं वगैरह चलती हैं, जो बारिश वगैरह होती हैं, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में टकरा कर यहीं पर किनारे किनारे ये सब बारिश करा देती हैं। तो बारिश जहाँ सबसे ज़्यादा होएगी है क्या? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे भी उगते हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होंगे जाके तो वहीं पर जीव जंतुओं का निवास ज़्यादा होएगा, और जीव जंतु का निवास ज़्यादा होएगा जाके तो यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट कि माउंट आबू। माउंट आबू का यह अरावली श्रृंखला का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा जल मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डलहौजी। डलहौजी के लिए क्या? यह हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। ये भी याद रखना कहाँ पर का हिल स्टेशन है? हिमाचल प्रदेश का। हिल स्टेशन का नाम इसके संस्थापक लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नाम पर रखा गया। हिल स्टेशन बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद मसूरी। मसूरी क्या है? इसकी खासियत क्या है कि पहाड़ों की रानी के भी नाम से जाना जाता है। फिर है शिमला, हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसको घोषित किया गया। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं ऊटी। ऊटी तुम्हारा किसके लिए फेमस है? कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। अब नीलगिरी पर्वत और नीलगिरी जिला, ठीक ये कहाँ पर है? जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? नीलगिरी। अच्छा नीलगिरी जिले में स्थित है वो क्या है? ऊटी तुम्हारा स्थित है। ठीक नीलगिरी पर्वत भी है, नीलगिरी तुम्हारा जिला भी है, नीलगिरी जिले में तुम्हारा ऊटी स्थित है। और हिल स्टेशनों की रानी के भी रूप में भी इनको जाना जाता है। किसको? ऊटी को। फिर तुम्हारा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्या है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आकाशीय वृक्ष की भूमि के रूप में भी दार्जिलिंग को जाना जाता है। ये अपनी टॉय ट्रेन चाय बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय फेमस है। उसके बाद है भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में लोकप्रिय खज्जियार, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट माथेरन हिल स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह इनमें से किस शहर के पास स्थित है? तो नीचे हम ऑप्शन देखते हैं। कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम और तुम्हारा है मंगलूर। तो इसमें राइट ऑप्शन तुम्हारा क्या है? तिरुवनंतपुरम है।
उसके बाद बात देखते हैं, भारत के औपनिवेश शासन के दौरान कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास बनाया गया? तो ये तुम्हारा है शिमला, शिमला को बनाया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये गलत लिखा है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहाँ पर है रानीखेत? ये उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली। देखो अरावली तो अरावली हो नहीं सकती है क्योंकि ये तुम्हारी गुजरात, राजस्थान और उधर दिल्ली साइड तक है। सतपुड़ा हमने भी बताया था ऊपर ही वीडियो में कि उत्तर प्रदेश के नीचे तुम्हारा विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी के नीचे तुम्हारा कौन सा एक श्रेणी है? ये तुम्हारा सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी इसमें राइट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी है। पीर पंजल ये भी नहीं है और शिवालिक श्रेणी ये भी नहीं है। अच्छा, शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये याद रखना कि जब कभी कभी श्रृंखला के विषय में पूछते हैं तो सबसे पहले ऊपर की ओर है ट्रांस हिमालय, फिर तुम्हारा ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर तुम्हारा कौन सा शिवालिक हिमालय। अच्छा, एक और बात है कि जितने भी पूर्वोत्तर वाले राज्य की तरफ ये जितने भी हिमालय से आगे जितने सब फैले हुए हैं, यहाँ पर की जो तुम्हारे पेड़ हैं इनकी ऊंचाई ज़्यादा है और पीछे की इनकी ऊंचाई कम है। और शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये सेनेजोइक है युग की पर्वत श्रृंखला ये मानी जाती है। ये भी फैक्टर सब याद रखना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन धौलाधर श्रेणी में स्थित है? तो ये कहाँ है? डलहौजी है। ठीक। तो अच्छा, ये ऐसी पीडीएफ है कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं ये केवल आरआरबी जेई के लिए ही है, एनटीपीसी में भी आपको वो हेल्प करेगी जाके और जितने भी एग्जाम हैं वो सबके लिए भी हेल्प करेगी जाके। फिर नेक्स्ट हम कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? तो अब इसमें क्या है, जैसे ऊटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। अच्छा, नीचे की तीन देखना, नैनीताल, शिमला और श्रीनगर है, ये तुम्हारे हैं वो हिमालय पर्वत साइड है। पर ऊटी तुम्हारा नीचे है, ऊटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि तुम्हारा नीलगिरी जिले में स्थित है और नीलगिरी जिला कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ऊटी तुम्हारा कहाँ है? तमिलनाडु। तो वहाँ पर बर्फबारी तुम्हारी होएगी नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एसएससी सीजीएल सन 2023। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि उदगमंडल, उदगमंडल इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो ऊटी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ऊटी का दूसरा नाम क्या है? उदगमंडल। इसको कभी कभी उदगमंडलम भी कह देते हैं। फिर क्या है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? अब इसमें जैसे तुम्हारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन में क्या क्या है? हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी, पद्मा नदी। हुगली नदी तो हो नहीं सकती है क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो गंगा नदी निकलती है गंगा नदी के एक वितरिका है। अब बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है तो इसमें क्या है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको इसमें कहा जाता है कि पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे चीज़ें सब क्लियर होंगी जाके धीरे धीरे करके कि जैसे आगे नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में प्रवेश मतलब तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या कहा जाता है कि या फिर इसको किस रूप में जानते हैं? तो गंगा नदी है कहाँ पर प्रवेश कर, तो गंगा नदी को किस रूप में जाना जाता है? ये तुम्हारा हो गया जाके पद्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर नदी तुम्हारी आ रही जाके गंगा नदी है बांग्लादेश में प्रवेश कर रही जाके तो उसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे तुम्हारा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो के रूप से जाना जाता है। इसको याद कर लेना। ब्रह्मपुत्र का स्रोत तुम्हारा कौन सा है? चेमा युंडुंग ग्लेशियर है। फिर है गंगा नदी का उद्गम क्या? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को, खालिस्तान है, प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली, यमुना। तो यमुना हो नहीं सकती, हुगली हो नहीं सकती,
ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात है। तो अब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है कि उसको क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है, उसके बाद क्या, अब यही ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में प्रवेश कर रही जगह, उसको क्या कहेंगे जगह, उसको जमुना के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, जमुना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, ये तुम्हारा हो गया जगह मेघना के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि किस नदी को तिब्बत में तांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो अब बांग्लादेश में अगर जमुना के नाम से जाना जा रहा है तो तुम्हारी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि गंगा नदी है बांग्लादेश में पद्मा के रूप में जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में तुम्हारी जमुना के नाम से जाना जाता है। और तुम्हारी मेघना नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, कौन कौन से इसमें जैसे 3 शब्द हैं, एक तुम्हारा हो गया जैसे पद्मा, एक तुम्हारा हो गया मेघना, एक हो गया जमुना। ये 3 शब्द और इनकी क्लियर बिल्कुल रखना। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है। तो तुम्हारा कौन सा है, एरोग्राफिन है। आसान से इसमें दिया हुआ, तो बी ऑप्शन इसमें सही निकल जाएगा। तुम्हारा कौन सा है, एरोग्राफिन। फिर आगे हैं कि निम्नलिखित में से क्या ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और हल्की गैस है। तो तुम्हारी कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघन सघन स्थिर तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन है ऑस्मियम, टंगस्टन और अच्छा रोडियम, ये रेडियम होना चाहिए। ठीक है, ऑस्मियम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, रेडियम। तो इसमें तुम्हारा ऑस्मियम सबसे सघन और स्थिर तत्व है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ है तुम्हारा पाया जाता है। तो ये तुम्हारा है, उसमें ऑप्शन इसमें देखते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन है ग्रेफाइट, वुटजाइट, बोरान, नाइट्राइट, लोहा और हीरा। तो सबसे कठोर पदार्थ तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, हीरा। उसके बाद इंदिरा गांधी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा यहाँ पर से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। तो ये तुम्हारा है नई दिल्ली, ऑप्शन में है। अच्छा, आंसर भी दिए हुए हैं तो नई दिल्ली आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नीचे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, आप उनके विषय में देखें। है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, चेन्नई में है, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है, कोच्चि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहाँ, अहमदाबाद में है, पुणे में है, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये तुम्हारा है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा ऑप्शन में है, यह है कंचनजंगा, दिया भी है कंचनजंगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो तुम्हारा होगा जगह टोडा बेट्टा होगा जाके। नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर से, अच्छा यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि जिनके एक्स्ट्रा फैक्ट तो नहीं दिए गए हैं, पर डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछे गए उन्हीं के आंसर यहाँ पे दिए हैं। इसमें है कि इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। तो ये तुम्हारा कौन सा है, कैक्टस। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड नहीं है। तो समुद्र। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है, राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट के लिए प्रसिद्ध है, तुम्हारा केरल। केरल में भी हमने बताया था, जैसे इडुक्की जिला है, पेरियार नदी है, केरल है, और केरल का स्नेक बोट है रेस के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है, हैदराबाद व सिकंदराबाद। 2 ऐसे शहर हैं जिनको जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी जे में पूछे गए हैं।
चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों घूमता है? तुम्हारा क्या है? पृथ्वी। फिर आगे कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो क्या है? त्रिपुरा। अब तुमको 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, सभी की राजधानी याद करना पड़ेगा जाके। चंडीगढ़ की राजधानी, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ठीक। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? वो है कावेरी। दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो साबरमती, सांची, लूनी। साबरमती नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी बता चुके हैं कि गुजरात के पालनपुर से निकलती है और राजस्थान से होते हुए दिल्ली के रायसीना हिल्स तक पहुंचती हैं। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तुम्हारे गांव से गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। उसके बाद हम भारत का सबसे बड़ा डाकघर मुंबई में है। भूटान, चीन, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जुड़ी हुई हैं उससे। किस नदी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है? दामोदर। अच्छा, कौन से स्टेट के लिए है? ये पश्चिम बंगाल के लिए है। दामोदर नदी को शोक के रूप में पश्चिम बंगाल में इसको जाना जाता है। लाख बहुसीम अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब अभ्यारण्य भी आप लोग जो है प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो तुम्हारा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी तो है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तुम्हारी क्या हो जाएगी? गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तुम्हारी कौन सी है? गोदावरी। गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर है। उसके बाद सेवरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, जैसे जियोग्राफी में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ मैप के माध्यम से एक बार स्टेट तैयार कर लीजिए। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो कार्बेट। ये कार्बेट वही है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। इसका दूसरा नाम क्या है? हेनली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। भारत का सबसे पहला है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। उसके बाद इनमें से किसे बाघों के अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? मुदमलाई। डीफोपुल का उद्घाटन हाल में किया गया, ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती हैं। अमिनदेव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के मतलब हिस्सा है? ये लक्षद्वीप। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गिब्बस चंद्र कहते हैं। उसके बाद कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि हैं? तो सप्तऋषि मंडल। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोलर के नाम अलग अलग 4 झरने हैं? तो तुम्हारा कौन सा? जोग जलप्रपात है। इसको जोग जलप्रपात कहते हैं। अच्छा, ये PDF या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्योंकि बहुत लंबा हो गया जाके, पर क्या करोगे, पेपर अगर निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा जाके। और मेरी एक यह पर्सनल राय है कि कम से कम मिनिमम इस वीडियो को देखें, मतलब कि इस वीडियो को कंप्लीट करें पढ़ाई के लिए। मिनिमम इतना तो करें ही हैं। ठीक, इतना आपको करना ही चाहिए। और भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को पढ़ना चाहिए और कोशिश करिए कि कम से कम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको आप कंप्लीट करिए। अगर टाइम बचता है आप एक्स्ट्रा भी सब कुछ करिए हैं। कुल मिला के पेपर निकलना चाहिए, जॉब पाना बहुत ज़रूरी है।
धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी कुछ गलत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।